हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर साहब ने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूम रहे हैं, उसका रेडियस भी हमें नोन है, वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है ये भी हमें नोन है, यानी कि हमें उसकी पोजीशन प्लस वेलोसिटी या मोमेंटम पता है। बट हेज़नबर्ग साहब कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली पता कर सको। इट इज इम्पॉसिबल। टू डिटरमिन simultaneously position and momentum of subatomic या microscopic particle। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह है, वो क्या है, मैटर वेव है। और वेव की पोजीशन आप कैसे पता करोगे? वेव तो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ना। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते। हमारी बात अलग है, हम तो बड़े हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, हमारी पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में आएगी, इसलिए हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रूल लागू होता है। और ये हमारी भी कोई कमी नहीं है, ये तो नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है और माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, माइक्रोस्कोप से इसके ऊपर फोटोन डालेंगे, है ना। स्मॉल है तो स्मॉल वेवलेंथ चाहिए हमें, लार्ज वेवलेंथ में तो ये दिखेगा ही नहीं, स्मॉल वेवलेंथ में दिखेगा। तो ई क्या होता है, Sc/λ, स्मॉलर दी वेवलेंथ ग्रेटर विल बी दी एनर्जी। तो यानी कि हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं उसको, ये एनर्जी लेके वो चला जाएगा। हम उसको देखना यहाँ चाहते हैं, वो यहाँ तो है ही नहीं, क्या पता कहाँ है यहाँ पे। हम उसको मोमेंटम मेजर करना चाहते हैं, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, वो कहीं और है। तो ये नेचर ने ही ऐसा बनाया है इनको, हम पता ही नहीं कर सकते, जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ले लें। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली पता कर सकें। जब भी हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ एरर जो है हमारी कैलकुलेशन में आ ही जाता है। सपोज ये रूम है, रूम का फ्लोर है, आपको कहा गया कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करो, लेकिन आपको कोई मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाओगे, आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे 1 2 समथिंग लाइक दिस, या कुछ और करोगे, है ना। तो आप बोलोगे 15 मीटर तो है इस रूम की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, ±5 की या ±1 की अनसर्टेनिटी है, या 2 की, कि ये 17 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। मैं एक्यूरेटली नहीं कह सकता। तो ये क्या हो गया हमारी
अनसर्टेनिटी हो गई। इन लेंथ ऐसे ही ब्रेड था, बोलोगे कि 8 है, लेकिन वही +1 या -1 9 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है, तो ये भी अनसर्टन है, आप पक्का नहीं कह सकते आप। तो यही बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है कि हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि उसकी पोजीशन क्या है और उसका मोमेंटम क्या है। हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमारी वैल्यू में रह जाती है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ से देख रहे हैं तो x डिस्टेंस पे है, लेकिन हम ये एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि x पे है या नहीं है। हम बोलेंगे कि शायद वो डेल्टा x ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वेलोसिटी से घूम रहा है, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, शायद उसकी वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वो हमारी अनसर्टेनिटी क्या है? डेल्टा V। दिस इज अनसर्टेनिटी, दिस इज एक्यूरेट। रूम की उसने बता दिया कि 15 मीटर तो है ही है, 1-2 मीटर ऊपर नीचे हो सकती है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता। तो हम भी पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि ये तो है ही है, शायद ये ऐड भी करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा x। सपोज इसका कोई मास भी है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m डेल्टा v। वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा p के। तो डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है पक्के तौर पे, और हमें नहीं पता कि उसका मोमेंटम क्या है। तो इनको जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं इस अनसर्टेन वैल्यू की, इस अनसर्टेन वैल्यू से जब भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा मिनिमम आंसर जो होता है वो h/4 होता है। इससे कम नहीं हो सकता, इससे बड़ा जरूर हो सकता है। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम is always equal to या greater than h/4 ओके। इतनी अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती ही रहती है। और बोहर साहब कह रहे थे कि कुछ अनसर्टन ही नहीं है, तो इससे बोहर मॉडल जो था वो इनएक्यूरेट निकला, जो कह रहा है कि हमें पता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता भाई। हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से ये मॉडल जो है इनएक्यूरेट निकला। तो इसके फेलियर का एक और रीज़न कल डी ब्रोई इक्वेशन की थी, आज ये है कि अनसर्टेनिटी जो है इसकी फेलियर का एक और रीज़न है। तो हम अब श्योर नहीं है इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो कहाँ है। वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पता नहीं कहाँ पर है। एक्यूरेटली नहीं बता सकते, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस के पास मिलेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा x, उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है डेल्टा p। और जब इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा जो आंसर है हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 आता है। ओके। और ये कमी जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं है, ये नेचर में ही ऐसा है। हम कभी भी इसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते। ओके। इस फॉर्मूले को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन h/4 या डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज h/4 m।
तो ये होगी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ओके, तो हेज़नबर्ग साहब ने हमें सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी की तरफ ले गए। हम बोलेंगे हमारे एग्ज़ाम अच्छे तो हुए हैं 90% तक तो हम ले आएंगे नंबर, लेकिन 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ गलतियां हो गई हैं, हमें लग रहा हो गई हैं या शायद ना भी हुई हों। ठीक है, तो हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि हमारे 90% ही नंबर आएंगे। 92 भी हो सकते हैं, 88 भी हो सकते हैं। तो वो जो +2 या -2 की अनसर्टेनिटी है, दैट इज हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जब पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये इसकी पोजीशन है, ये इसका मोमेंटम है। नहीं, अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलता वो। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/4 डेल्टा पी, डेल्टा पी को नीचे ले आए। सपोज वी आर श्योर अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में हम पक्के तौर पे पता है कि कितना मोमेंटम है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी है ही नहीं, हमें पक्के तौर पे पता है कि डेल्टा पी कितना है। तो ये h/4 0, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। उसका जो डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है इनफाइनाइट है। तो इसलिए हम साइमल्टेनियसली नहीं पता कर सकते, एक पता करते हैं तो दूसरा इनफाइनाइट हो जाता है। सेम इज द केस विद डेल्टा एक्स। अगर हम यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी पुट करें और डेल्टा एक्स यहाँ पुट करें तो हमारा डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते दोनों के बारे में कि हाँ, एक को पता करते हैं तो दूसरा इनफाइनाइट हो जाता है, एक को पता करते हैं दूसरा पता करते हैं पहला। तो यही है हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी और आगे एक्सटेंशन करते हैं, पहले इतना देख लो, नोट कर लो। तो हेज़नबर्ग साहब ने हमें फॉर्मूला दिया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी अपॉन टी क्या आएगा? फोर्स, F इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। और फोर्स में डिस्टेंस क्या होता है? एनर्जी, डेल्टा ई। और टी क्या टाइम पीरियड है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज आल्सो we are not sure about the definite value of the energy and definite value of the time period. इनका भी प्रोडक्ट या तो ग्रेटर या इक्वल टू h/4 आएगा। तो इस फार्मूले की को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो बस यही है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमें कहता है कि हम पता नहीं कर सकते कि उसका मोमेंटम क्या है या वेलोसिटी क्या है एक्यूरेटली, या उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं।
और न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बात देख लो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, हम इसको इक्वल लेके चलते हैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन। h अपॉन 4 पाई होता है 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर -34, अगर मीटर में है तो 4 इंटू 3.14, इसको इससे काटोगे रन अबाउट 2 ही आएगा, तो 2/4 इंटू 10 रेज़ पावर -34 या 1/2 इंटू 10 रेज़ पावर -34। तो अब ये फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये रन अबाउट 2 के इक्वल है, इसलिए मैंने 2 कर दिया इसको, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, ऐसे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in the position of particle when uncertainty in momentum is 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर। ये ग्राम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है पर सेकंड, एंड नंबर बी 0। तो हमें उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है। जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हमें दी है 10⁻³ फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसको इक्वली लिख लो। मोमेंटम कितना दिया 10⁻³ इसमें आप 6.6 × 10⁻⁻27 लोगे, आप उसमें लोगे क्योंकि ये ग्राम में दी हुई है सेंटीमीटर में। ओके, बस यही ध्यान रखना है, बाकी न्यूमेरिकल में तो कुछ भी नहीं है। अपॉन 4 इंटू 3.14 मैंने आपको बताया था, इसको कैलकुलेट करके आप लिख लेना 1/2 इंटू 10⁻⁻27। ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻0.5 × 10⁻24। This is the uncertainty in the position in first case. In second case momentum 0 है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा पी, और ये 0 है तो क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो जब 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। आसान से न्यूमेरिकल है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमें एक बॉल दी हुई है, चलो टेनिस बॉल दी हुई है, उसका मास है 0.2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसके मोमेंटम की एक्यूरेसी है 0.1%। हमने इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है। A tennis ball having a mass of 0.2 kilogram moving with velocity of 10 meter per second
having a uncertainty in momentum 0.1%, find the uncertainty in position। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा 2, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1% है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ डेल्टा पी भी नीचे आ जाएगा। पूरा करके दिखाऊं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों h/4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है आपका, निकालना है आपने, डेल्टा पी आपने निकाल लिया। h/4 पाई की वैल्यू क्या हो बच्चों 10⁻34, तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर चला जाएगा 1/4 इंटू 10⁻31। तो ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बॉल बड़े साइज की है, इलेक्ट्रॉन जितनी तो नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब इतनी कम आ रही है -31, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यही अगर वो पूछ ले कि यहाँ पर बॉल ना दे और इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन का वो मास दे दे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻, वैसे तो 9.1 होता है, मैं 9 ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है 2 इंटू 10⁻6 फोर्स दी हुई है हमें। हम अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। मोमेंटम की एक्यूरेसी वही ले लेते हैं 0.1% है ना। तो मोमेंटम क्या आएगा 18 इंटू 10⁻25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, डेल्टा पी क्या आ जाएगा 18 इंटू 10⁻25 इंटू 0.1/100, 18 इंटू 10⁻25 -3 है ना, -3 हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻28, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 18, और 10⁻28 ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/36 इंटू 10⁻6, कहाँ -34, कहाँ -6 है ना। ये जो है मेजरेबल है, इसको मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटी वैल्यू है, उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही लागू होता है, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस न्यूमेरिकल समय ये बात क्लियर भी हो जाती है, वाई इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो, इफ द अनसर्टेनिटी इन द position and momentum of particle is numerically
equal, then find uncertainty in its velocity। तो हमें पोजीशन और मोमेंटम जो है इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि डेल्टा एक्स जो है एम डेल्टा वी के इक्वल है मोमेंटम, है ना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 इसको भी आप एम डेल्टा वी लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी हमने निकालनी है। h/4 एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर h/4 डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 एम स्क्वायर डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 एम स्क्वायर 1/2m h/π, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम मोमेंटम और पोजीशन इक्वल दी हुई है, तो उसकी पोजीशन की जगह मोमेंटम पुट कर देंगे, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता? तो बच्चों, आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस जो 10⁻⁻15 होता है। तो इतनी ही अनसर्टेनिटी है, हम यहाँ ढूंढेंगे शायद वो यहाँ हो, है ना। हम यहाँ ढूंढेंगे शायद वो यहाँ हो। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी तो आपकी इतनी 10⁻15 है ना, इससे ज़्यादा अनसर्टन तो आप नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ हो ढूंढ रहे हो और वो यहाँ है, तो इससे बाहर तो है नहीं ना वो। तो मैक्सिमम आपकी अनसर्टेनिटी कितनी है? 10⁻15। तो यानी कि बच्चों डेल्टा एक्स क्या है आपका? 10⁻15। ओके। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स आपका है -15, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 1/2 × 10⁻34 × 10⁻15 × 9.1 × 10⁻31। ओके। इन सबको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू अराउंड अबाउट 5.77 × 10⁻10 आ जाएगी, राउंड अबाउट। ठीक है। अब आप देखो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी कितनी तेज है। इलेक्ट्रॉन जो है अगर बोहर साहब का माने तो 2 × 10⁻6 से चलता है, पर इसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन की? स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो इतनी तो पॉसिबल ही नहीं है, अनसर्टेनिटी हम कैसे मेजर करेंगे? तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो न्यूक्लियस में घूमेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा चली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो इसी का यही रीज़न है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है।
तो आज हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात की, जो एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखता है कि हम पता ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर है। अगर हमने ये पता कर लिया वो कहाँ पर है, तो हम यह नहीं पता कर सकते कि वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेलोसिटी पता कर ली तो उसकी पोजीशन नहीं पता कर सकते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।